नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम तक हम लोग आप लोगों के लिए ला चुके थे, जिसमें मैंने आप लोगों को कुलाम्ब्स लॉ बताया था। कुलाम्ब्स लॉ किस तरीके से काम करता है, परमिटिविटी क्या होती है, फ्री स्पेस क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, और इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमने जब देखा तो यहाँ पर हम लोगों के सामने सबसे मेन बात क्या है कि जो कुलाम्ब्स लॉ है वो एक फोर्स को डिफाइन करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को डिफाइन करता है। अब फोर्स को अगर हम देखें तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है, मतलब इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होती है। इसका मतलब इन फोर्सेस को देखने के लिए या इन फोर्सेस को एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक वेक्टर मेथड बनाई है, और उन वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग या वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग हमको इस फोर्स को देखना है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां तक अगर हम आगे बात करें तो मैंने आप लोगों को कुलाम्ब्स लॉ कहां तक बता चुका था। तो कुलाम्ब्स लॉ जो था बेसिकली हमने देखा था वो इस तरीके से था कि F इज इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर अगर मीडियम सिर्फ और सिर्फ एयर है तो K लगाने की जरूरत नहीं है। तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये हमारे पास कुलाम्ब्स ने एक फोर्स दिया था। लेकिन ये जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ किसको शो कर रहा है, तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, ठीक है। किसको शो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। इसके अंदर हमें ये फोर्स अगर हमने निकाल भी लिया, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद मान लेते कि आया 50 न्यूटन, लेकिन ये 50 न्यूटन की वजह से हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि फोर्स कहां पर लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम ये तो पता लगा पाएंगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, उसका परिमाण कितना है, लेकिन क्या है उसकी डायरेक्शन, ये हम नहीं पता लगा पाएंगे। तो इसकी डायरेक्शन पता लगाने के लिए हमको वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर लॉ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के हम आज के क्लास में देखेंगे कुलाम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुलाम्ब्स लॉ के वेक्टर्स फॉर्म को देखना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुलाम्ब का जो फर्स्ट वेक्टर फॉर्म कुलाम्ब्स लॉ। तो देखिए फिर से मैं आप लोगों को एक और बार यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो सिंपल फार्मूला हमारे पास कुलाम्ब्स लॉ का मैं एक और बार यहाँ पर लिख देता हूँ। वो क्या है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमको इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, वेक्टर के फॉर्म में लगाना है। तो वेक्टर के फॉर्म में लगाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे ये 2 पॉइंट चार्जेस है, एक यहां पर मैं बनाता हूं और एक यहां पर। अब ये 2 पॉइंट चार्जेस है, इस पॉइंट चार्जेस की वैल्यू मान लेते हैं कि Q1 और Q2। अच्छा, ये दोनों ही पॉइंट चार्जेस अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसके बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों, इसके बीच में रिपल्शन होगा। अब यहां पर क्या होगा कि मैं यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस, ठीक है, ये अगर हम डिस्टेंस माने और वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम ओरिजिन यहां मान ले या फिर मैं इसको यहां मान ले और इसके बीच की ये डिस्टेंस जो है वो मैंने मान ली क्या है, r। तो ये यहां से क्या होगा कि इसको अगर मैंने ओरिजिन मान लिया तो इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग Q2 क्या कहलाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर। अब इसका ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसे हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझना जरूरी है कि अगर मैंने वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग इसको ओरिजिन माना है तो इस ओरिजिन से इसका तरफ का ये जो r है, इसकी पोजीशन वेक्टर को हम कैसे शो करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, तो यहां पर मैंने लिखा कि सबसे ये अगर हम बात कर रहे हैं तो ये यहां से यहां तक, तो इस एरो के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे एरो अगर इस तरफ जा रहा है, ठीक है, यहां पर इस पोजीशन को 1 बोल देता हूं, इस पोजीशन को 2 बोल देता हूं। तो हम इसको इस वेक्टर फॉर्म को किस तरीके से लिखेंगे, तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि सबसे पहले इस एरो की डायरेक्शन कहां पर है, दूसरे चार्जेस की तरफ, तो यहां पर 2 लिखेंगे और कहां से जनरेट हो रही है, वो 1 से जनरेट हो रही है। तो देखिए ये नोटिफिकेशन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। हाँ,
अगर किसी बुक में हो सकता है कि आपको डिफरेंट तरीके के दिखने लग जाए, लेकिन हमने बेसिक लॉ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको माना है। ठीक है, साइंस या फिजिक्स इस तरीके का इसका एक परमानेंट रूल नहीं है, जैसा आप बनाना चाहो बन सकता है, लेकिन एक बार आपने जो कंडीशन मान ली वो हमेशा हर बार आपको कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ज्यादा ना भटकते हुए इस रूल को समझिए, और इस रूल के बेसिस पे आप जितने भी न्यूमेरिकल करना चाहो वो न्यूमेरिकल कर सकते हैं। हम इसके आने वाली क्लासेस में आगे इसके न्यूमेरिकल भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब यहां पर अब ये चीज, अब सबसे पहली बात तो ये दो चार्जेस हैं, तो ये दो चार्जेस क्या होगा, तो इसमें फोर्स कहां लग रहा होगा, इन दोनों में फोर्सेस कहां लग रहा होगा। तो यहां पर एक बात तो आप सब लोगों को समझ में आ रही होगी कि फोर्स जो है वो इन दोनों, मतलब इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बीच में ही कहीं ना कहीं लगेगा, यहां पर ही लगेगा। इतनी बात सभी को समझ में। अच्छा, रिपल्सिव फोर्स है तो इसका मतलब इस चार्जेस के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस चार्जेस के ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर एक मेन फिनोमिना हमारे सामने क्या आ रहा है, एक मेन चीज हमारे सामने क्या आ रही है कि फोर्स जो है, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ द चार्जेस। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, ये मेन बात है। क्या बात है कि फोर्स इज ऑलवेज, ठीक है, फोर्स इज ऑलवेज एक्ट ऑन लाइन जॉइनिंग, ठीक है, लाइन जॉइनिंग, ठीक है, फोर्स इज ऑलवेज एक्ट लाइन जॉइनिंग बोथ द चार्जेस। ठीक है, बोथ द चार्जेस, ये बात आप लोगों के लिए मेन है। ठीक है, कि फोर्स हमेशा 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 कहां लगेगा, ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो लाइन इनके बनेगी तो उसके बाहर इस तरफ लग सकता है, अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव होता तो इसी लाइन पर अंदर की तरफ लगता। तो फोर्स हमेशा कहां लगेगा, तो फोर्स दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन बनेगी उस लाइन पर ही हमेशा फोर्स काम करता है। ये बात आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहां पर इस फोर्स का नोटिफिकेशन हम कैसे रखेंगे, इस फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, तो अब यहां पर समझना। तो यहां पर क्या है, तो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है वो देखने वाली बात है। तो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, तो वो सेकंड चार्ज के ऊपर लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, फर्स्ट की वजह से। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, फोर्स सेकंड, ठीक है, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज बाय द फर्स्ट चार्ज। इसको ये समझिएगा, इसका मतलब ये पहले वाले वर्ड का मतलब यहां पर क्या होगा, ऑन, और नंबर 1 का मतलब होगा बाय। ये आप लोगों को बहुत जरूरी समझना है, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, कि आगे वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, कि किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और पीछे वाला नंबर किसे रिप्रेजेंट करेगा कि किसकी वजह से चार्ज लग रहा है, किसकी वजह से फोर्स लग रहा है। अच्छा, अब इसी को हम कैसे लिखेंगे, तो इसी फोर्स को अगर हम सेकेंड इस वाले फोर्स को लिखेंगे तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय द सेकेंड चार्ज, यानी, और ये कैसी क्वांटिटी है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसमें साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको इसका डायरेक्शन भी पता है। ठीक है, तो यहां से देखिए, इस वजह से हमको यहाँ पर यहाँ से तो फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी, लेकिन इन नंबर्स की वजह से, नीचे बेस में लिखे हुए नंबर्स की वजह से हमें डायरेक्शन भी पता चल रही है कि सेकेंड के ऊपर फोर्स लग रहा है, जो कहां से आ रहा है, 1 की वजह से आ रहा है, और ये बीच में क्या है, दैट इज पोजीशन वेक्टर। इतनी बात सभी को समझ में आई, बिल्कुल इजी था। इसके ऊपर भी हमको एरो लगाना है क्योंकि ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये हमारे सामने आया, ठीक है, तो अब इसको हम लिखना चाहते हैं, तो इस फोर्स को लिखना चाहते हैं। तो जैसे मैं फोर्स को लिखना चाहूं कि फोर्स 2-1, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फोर्स एक्ट ऑन सेकेंड चार्ज बाय द फर्स्ट चार्ज। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन सेकेंड बाय फर्स्ट। आप पूरा वर्ड लिख सकते हो, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बाय द फर्स्ट चार्ज, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब इसको लिखेंगे कैसे, वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमको। तो ये क्या है, तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय
अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि नीचे तो मैंने r का स्क्वायर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये पूरी टर्म जो है, ये पूरी चीज क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ हमको किसके बारे में बता रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमको किसके बारे में बता रही है, अभी मैग्नीट्यूड के बारे में। अच्छा, अब हम वेक्टर लॉ के हिसाब से एक चीज जानते हैं, हमें एक कॉन्सेप्ट किसके बारे में पता है, दैट इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और जिसके पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। एक चीज देखना, एक चीज थोड़ी सी समझने की कोशिश करना कि जैसे कि मेरे पास यूनिट वेक्टर का मतलब, जैसे कि मेरे पास लिखी हुई है ये 3, मेरे पास एक 3 एक नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, 3 जैसे अगर एक नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर क्या है कि 3 सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। लेकिन मेरे पास एक वेक्टर है कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ ए वेक्टर। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में कुछ ए वेक्टर है, मुझे ये पता है कि इसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन अगर इसका यूनिट वेक्टर मैंने निकाल लिया इस लाइन का, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा, एक इसी डायरेक्शन में एक ऐसी लाइन जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ कितना हो 1, लेकिन डायरेक्शन उसके पास वही की वही हो। समझ पा रहे हो सभी लोग, इसी डायरेक्शन में मेरे पास कितना है, पूरा का पूरा सेम डायरेक्शन, उस सेम डायरेक्शन में से मैंने इसी डायरेक्शन में एक इतनी बड़ी लाइन खींची जिसकी मैग्नीट्यूड कितना हो 1, यानी जिसको मैं स्केल से नापूं तो 1 आए। ठीक है, साथ ही साथ में क्या होगा कि उसके पास डायरेक्शन तो अभी भी वही है, तो इसके पास, तो इसी चीज को मैं इस तरीके से लिखने लग जाऊंगा, किस तरीके से रिप्रेजेंट करने लग जाऊंगा, ए कैप। ए कैप का मतलब यहां पर ये है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है 1, लेकिन डायरेक्शन कहां पर है, तो अभी भी इसी की डायरेक्शन में। अब थोड़ा सा समझना कि अगर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्या आप लोग समझ पाओगे। तो जैसे ही मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 3a कैप नहीं हो जाएगा। अच्छा, 3a कैप हो गया, तो इस a कैप की खासियत क्या थी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना था 1, और इसकी डायरेक्शन कहां थी, ये डायरेक्शन। तो इसका मतलब अब इसके पास नया मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड था 1 और आगे एक और मैग्नीट्यूड है 3, तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। इसका मतलब इसी डायरेक्शन में मुझे कितनी लंबी लाइन खींचना है, मतलब 3 लेंथ वाली लाइन खींचना है, और इसकी डायरेक्शन इस ए की वजह से उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ये 11th क्लास के फिजिक्स में बहुत अच्छे से मैंने समझाया। आप इसके लिए मेरे वीडियोस 11th के वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज होना है, इसलिए मैंने आप लोगों को इसे समझाने की कोशिश करी। तो ये है यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। यूनिट वेक्टर एक इस तरीके का वेक्टर होता है कि जब हम किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी मैग्नीट्यूड में उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मैग्नीट्यूड के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन उस डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देता है जिस डायरेक्शन, मतलब जिसका वो यूनिट, जिस डायरेक्शन का वो यूनिट वेक्टर है। इजीली समझ में आया। ठीक है, तो यहां पर मैं इसे रफ कर देता हूं। तो उम्मीद है यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया। तो यूनिट वेक्टर को हम निकालते कैसे हैं, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है फुल वेक्टर डिवाइड बाय उसका मॉड्यूलस वेक्टर। ये होता है यूनिट वेक्टर का एक सिंपल सा फॉर्मूला। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहां पर हमने देख लिया कि कुछ इस तरीके से, तो ये पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने ये फॉर्मूले लगाए, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। अब अगर मैंने इसके अंदर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है, अब यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कौन सा, तो मुझे ये डायरेक्शन वाले ही, तो क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में तो काम कर रहा है, तो यानी मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा, इसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा r कैप 21 का। समझ में आया, तो इसका मैंने क्या कर दिया, कैप का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। यानी ये पहले आगे वाली टर्म हमें मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करके बता रही है, और साथ ही साथ में ये वाली टर्म जो है मुझे बता रही है डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन क्या बता रही है कि फोर्स दूसरे के ऊपर लग रहा है पहले की वजह से। ये एक सिंपल सा फिनोमिना था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकेंड हम देखते हैं, ठीक है,
सेकेंड हम यहाँ पर इसी तरीके से आप समझ सकते हैं किसके बारे में, तो हम समझ सकते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट, ठीक है, बाय सेकेंड, ठीक है। तो अब उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वो हो जाएगी फोर्स, इस बार इसको निकाल रहे हैं तो पहले के ऊपर फोर्स देख रहे हैं, किसकी वजह से, दूसरे की वजह से। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फॉर्मूला तो सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें हम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो वो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर कैप, इस बार 1 2 आएगा, क्योंकि मुझे ये डायरेक्शन चाहिए ना, समझ पा रहे हो। तो इस बार मुझे ये वाली डायरेक्शन चाहिए, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो R12 कैप। समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमने निकाल लिया। मतलब ये दोनों के दोनों नोटेशन क्या है कि वेक्टर को मतलब कूलाम के फोर्स में हमने वेक्टर को ऐड करके बनाए। उम्मीद है इतनी बात आप सभी लोगों को इजीली समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये चीज थी, लेकिन साथ ही साथ में हम वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग एक चीज और जानते हैं, ठीक है। वो क्या जानते हैं कि हमें ये चीज पता है कि क्या R12, ठीक है, R12 कैप बोल सकते हैं, वेक्टर्स बोल सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस R21। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों ही एक दूसरे के, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर है, यानी इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन फर्क किसमें है, इनकी डायरेक्शन में। यानी एक डायरेक्शन इस तरफ है तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट दूसरी डायरेक्शन की बात हो रही है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें ये पता लगेगा कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसका मतलब यहां पर यह पता चल रहा है कि जब भी कूलाम्स लॉ काम करता है तो कूलाम्स लॉ के दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं फोर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। तो मेन बात हमें यहाँ पर इस वेक्टर लॉ से क्या पता चली कि फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, क्या, अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स हमेशा कैसे होते हैं, यहाँ पर कूलाम्स लॉ में फोर्स हमेशा इक्वल रहेंगे, लेकिन काम करेंगे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। यानी ये इस F12 की डायरेक्शन इस तरफ है तो F21 की डायरेक्शन उस तरफ है, तो F12 की डायरेक्शन इस तरफ है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये पूरा सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आया होगा किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। या मैं हर बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप कॉपी पेन साथ में लेके चलिए ताकि आप कॉपी पेन में राइट कर लो, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब है इसका सेकेंड फॉर्मेशन। अब सेकेंड फॉर्मेशन यहाँ पर क्या आता है तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास में एक चीज क्या थी, हमने यूनिट वेक्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या है कि जो यूनिट वेक्टर जैसे एक केप हम निकालते हैं तो वो क्या होता है, फुल वेक्टर डिवाइड बाय उसी का मॉड ऑफ वेक्टर। तो क्या होता है जब हम इस तरीके का रूल अप्लाई करते हैं तो सिर्फ वो जो वैल्यू हमारे पास आती है कि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और उसकी डायरेक्शन बच जाती है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, यूनिट वेक्टर। अब इसी तरीके से हमारे पास में सब कुछ था, फोर्स का हमने हमारा सिंपली फॉर्मूला क्या बनाया था, तो फोर्स का जो फर्स्ट नोटेशन था हमने बनाया था कि F12। तो F12 का फॉर्मूला हमारे पास में क्या बना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, यहां पर अब समझना Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बनाया था, और साथ ही साथ में यहां पर हमने
फर्स्ट वाले में जो इसके फर्स्ट वेक्टर एडिशन में हमने ये बनाया था कि r⁴y12 ये बनाया था, इजी था, सभी को समझ में आ रहा है। इस तरीके से हमने लेके आ गए थे फॉर्मूला अभी जस्ट इसके पहले। अब लेकिन हम तो एक ये चीज और जानते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको इस तरीके से यानी इस फॉर्मूले में अप्लाई करके लिख सकता हूं। कैसे लिख सकते हैं फिर से देखिए, तो यहां पर हो जाएगा फोर्स 12, ठीक है, इलेक्ट्रिक मतलब कूलम्ब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय द सेकेंड चार्ज, यही होगा इसका मीनिंग। अब यहां पर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r², और इसकी जगह ये फॉर्मूला रिजॉल्व करें तो क्या हो जाएगा r12, ये फुल वेक्टर कैप की जगह ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, और डिवाइड बाय मॉड ऑफ r12 वेक्टर। इतनी बात इजीली क्लियर हुई आपको। अच्छा, अब इस मॉड का मतलब यहाँ पर क्या है, तो अभी हाल हमने जो यहाँ पर मैंने पीछे लास्ट वाले उसमें डायग्राम बनाया था कि ये था Q1 और ये था Q2, दोनों के पास अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस थे, ठीक है, तो एक फोर्स इस तरफ काम कर रहा था, एक फोर्स इस तरफ काम कर रहा था, और ये बीच की इसकी डिस्टेंस, ठीक है, सॉरी बीच की इसकी डिस्टेंस थी। अब यहाँ पर डिस्टेंस थी, तो अब यहाँ पर हमने ये 12 लिया है, ठीक है, क्या ले लिया बच्चों यहाँ पर 12। अब इतने से इतने मॉड की अगर बात करेंगे तो मॉड का मतलब तो क्या होगा कि यहाँ से मैं इस तरफ नापूं या इस तरफ नापूं, मुझे हमेशा इसका जो मॉड्यूलस है यानी परिमाण तो उतना ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ इसकी जगह ये 12 लिखने से कोई मतलब नहीं है या कोई तात्पर्य नहीं निकल रहा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ r बन जाएगा, यानी ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ के डिस्टेंस जिस सिंपल तरीके से हम नापते हैं उस तरीके से मेजर करना पड़े। अब इसको हम और आगे तक लिखें तो हमें क्या पता चलेगा कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स ड्यू टू चार्ज 1 बाय द सेकेंड, वो कितना होगा, वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2, और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा इस बार r3, और क्या बच जाएगा, तो दैट इज फुल वेक्टर ऑफ r12। तो एक ये नोटिफिकेशन होगा हमारे पास, यानी हमारे वही कूलम्ब फोर्स को दर्शाने का एक और तरीका या शो करने का तरीका ये है, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया, तो अब थोड़ा सा इसका मतलब समझिएगा इस फॉर्मूले का, कि इस तरीके से कोई कूलम्ब मतलब इस तरीके से दो चार्जेस पड़े थे, लेकिन मेरे पास एक फुल वेक्टर यहां पर था इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक अपने को जो गिवन डायरेक्शन है उस गिवन डायरेक्शन में फोर्स की क्या निकालना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को शो करना है, तो ये तरीका होता है उसके लिए। उम्मीद है बच्चों यहां पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ इसलिए पड़ता है क्योंकि वेक्टर के बहुत सारे रूल आप 11th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, या वीडियोस को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका तीसरा हमारे पास में तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आएगा, थोड़ा सा आप समझिएगा। अगला हमारे पास थर्ड चीज है, किस तरीके से कि किस तरीके से मैं बनाता हूं कि इस बार हमारे पास ओरिजिन यहां पर है, ठीक है, एक चार्ज यहां रखा हुआ है दैट इज प्लस Q1, ठीक है, और दूसरा चार्ज यहां रखा हुआ है दैट इज प्लस Q2, ठीक है। अब इस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर यहां से यहां तक निकाला तो ये पोजीशन वेक्टर है R1, और यहां से यहां तक दूसरे चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो यहां से यहां तक हमने निकाला तो वो कितना है R2। इतनी बात सभी को समझ में? अच्छा, अब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, फोर्स कौन से, रिपल्सिव फोर्स से काम कर रहे होंगे, तो इन दोनों को अगर जैसे हम मिलाएंगे तो इसी लाइन के ऊपर फोर्स लगेगा और वो फोर्स इस तरफ होगा ये। अब इस फोर्स की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये अभी हाल मैंने बताया फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, सेकेंड चार्ज पे, किसकी वजह से, फर्स्ट चार्ज की वजह से, तो इसको इस तरीके से नोट करेंगे। फिर इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स
इस तरफ लग रहा होगा, और इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये लग रहा है किसके ऊपर सर, फोर्स पहले वाले चार्ज के ऊपर लग रहा है, किसकी वजह से, सेकंड की वजह से। तो उम्मीद है ये नोटिफिकेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं, r मान लेते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई, काफी अच्छे से क्लियर हुई। अब लेकिन मुझे क्या करना है, इसकी एक डायरेक्शन मुझे लेना है। क्यों, कौन सी डायरेक्शन, या तो मैं इस डायरेक्शन की बात कर लूं या तो इस डायरेक्शन की बात कर लूं, तो किसी भी एक डायरेक्शन को अपन अभी चॉइस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं अभी ये डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन का नाम हम कैसे लिखेंगे, तो ये इसको मैंने बताया था, ये एरो इस तरफ आ गया, तो जिस तरफ एरो जा रहा है उसको पहले लिखना है, और जिधर से एरो आ रहा है उसको बाद में, यानी ये डायरेक्शन है हमारे पास में। इतनी बात सभी को समझ में आई, बड़ा इजीली था। अब हम ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन सा, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, तो ट्रायंगल लॉ किस तरीके से लगाते हैं आप लोगों को आता है ना, ठीक है, ये हमने 11th क्लास में अच्छे से सीखा है। मतलब दो एरो एक के पीछे एक लेना है, जैसे ये एक एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है इधर, ये ऐसा, ये एक के पीछे एक है, तो इन दोनों का सम ये मिलेगा हमें, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि R2 इज इक्वल टू, ठीक है, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R21 वेक्टर, ठीक है। अब चूंकि हमें R21 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो हम ये डिस्टेंस ही लिखेंगे, तो इसको हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास R21 इज इक्वल टू, ठीक है, R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इतनी बात समझ में आई, यानी इसको हम इन दो पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो ये एक बहुत सिंपल सा चीज बन गई है, जैसे कि कभी भी आ जाए हमारे पास, जैसे हम लोगों के लिए कभी आ जाए कि R यहाँ पर 32 आ जाए, तो 32 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो R3 माइनस R2। ये बहुत कोई ऐसा टफ नोटिफिकेशन नहीं है बच्चों, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ी सी बुक भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहां पर इस तरीके से हमने एक नोटिफिकेशन बनाया। अब हमारे पास जो ट्रायंगल लॉ का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाते चलते हैं, ठीक है, करते चलते हैं। चलिए, जो कूलॉम्स लॉ हमारे पास है, ठीक है, तो उसके लिए बात कर लेते हैं। अब देखिए, तो अब हम यहाँ पर हमारा जो फोर्स लिखते हैं, तो फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी हम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, F12 इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी हमें कौन से फोर्स की बात करना पड़ेगी, F21 वाले फोर्स की बात करना पड़ेगी। तो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बाय द फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है। अब Q1 Q2 बाय, अब यहां पर हम लोगों को उनके बीच की डिस्टेंस लिखनी है, ठीक है, और उसमें डिस्टेंस में हमको सिर्फ क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी ये पूरा चीज तो क्या था, ये पूरी की पूरी चीज तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड के बारे में। मतलब मुझे यहां से यहां तक की वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड हम किस में लिखते हैं, मॉड में, तो मुझे मॉड लेना है किसका, R21 के कैप का स्क्वायर। उम्मीद है इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। साथ ही साथ में अब इसको डायरेक्शन देना है, तो मुझे इसी का क्या लेना पड़ेगा, कैप वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, ये इस तरीके से। ये फर्स्ट नोटेशन हमने सीखा था। चलिए अब इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो आर कैप अब हमें बनाना आता है फुल वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर। अब चलिए इसी को बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस बार 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है। अब R21 की जगह हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा
आर, या एक काम करते हैं इसे थोड़ी देर से एक स्टेप में और आप लोगों के लिए इजी करके बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है क्या? हाँ, तो इसको अभी मैं इस नोटिफिकेशन को अभी ऐसा का ऐसे रहने देता हूँ, R21 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? अब उस कैप की हमको एक फॉर्मूला पता है जो मैं हर बार अभी बताते चल रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है फुल वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर, ये होता है यूनिट वेक्टर। तो वो यूनिट वेक्टर है, उसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं, ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो अब इसको हम लिखेंगे तो कैसा, इसका फुल वेक्टर, तो इसका फुल वेक्टर तो ये वाला है, तो क्या लिखेंगे हम इसको किस फॉर्म में, R21 दैट इज फुल वेक्टर डिवाइड बाय इसी का मॉड, यानी R21 का मॉड, यही लिखेंगे हम लोग। इजीली सभी को समझ में आ रहा है? अब बस जो हमने ये वाला एक ट्रायंगल लॉस के अकॉर्डिंग हमने जो एक एक्सप्रेशन निकाला है वो यहाँ पर अब पुट करते हैं, ठीक है, करें तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है। अब इसकी जगह आप अच्छा ये चीज समझते हो, दोनों मिला के क्यूब हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, R2 माइनस R1 का होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर इसका, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसमें, R2 माइनस R1 और वेक्टर, ये फुल वेक्टर हो गया। तो ये एक और तरीका आया हमारे पास, क्या है, वेक्टर नोटिफिकेशन का। अच्छा ये वेक्टर नोटिफिकेशन कब, अच्छा अब देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कि कब किस तरीके से कहाँ के फॉर्मूले यूज होंगे। ये फॉर्मूला हम कब देखेंगे कि जब हमने क्या है कि हमारा ओरिजिन यहाँ, यानी देखने वाला यहाँ खड़ा हुआ है और देख रहा है कि दो चार्जेस, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे आंखों के सामने दो चार्जेस, यहाँ तो एक पोजीशन वेक्टर इधर, एक पोजीशन वेक्टर इधर, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन, ये डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, ये डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, तो दो चार्जेस है, लेकिन मैं इस बार यहां से इस तरफ से देख रहा हूं या इस तरफ से देख रहा हूं, समझ में आ रहा है। यानी जब ओरिजिन इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज पर होगा तब ये फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते इस रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब ओरिजिन हमारे पास दोनों चार्जेस से डिफरेंट किसी और पॉइंट पर, तो उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ये वेक्टर के कुछ अलग अलग नोटेशन है जो आपको वेक्टर के साथ में समझ में आने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा टफ है क्योंकि वेक्टर जो लॉ है वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट या समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन सीधी सी बात है, सारा आसान काम हो जाएगा तो फिर टफ भी तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करोगे, और आप देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दो बार वीडियोस को देखिए, आप 2-3 बार ट्राई करेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आप जल्दी से वीडियोस को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो हमारे पास थिंक है वो क्या है, दैट इज सुपरपोजिशन, ठीक है। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है तो इसके बारे में समझिए। देखिए एक छोटा सा मैं बताता हूँ आप लोगों के पास, कि जैसे मेरे पास में क्या है कि एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर और एक चार्ज यहाँ पर, ठीक है। ये है Q1 Q2 और ये Q3। अच्छा इनके बीच में फोर्स जो लग रहा है वो मान लेते हैं 100 न्यूटन का, ठीक है। अब 100 न्यूटन का है, ठीक है, और ये जो है पहले शुरुआत में 100 न्यूटन का, अब जैसे Q3 आया तो Q3 ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और यहाँ पर लग रहा है 50 न्यूटन का। तो क्या ये दो जो चार्जेस है Q1 Q2, इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का लग रहा है। तो क्या इस Q3 के आ जाने की वजह से इस 100 न्यूटन पर कोई फर्क पड़ेगा, कि क्या ये कम हो जाएगा, या इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स जो 100 न्यूटन है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, या रिमेनिंग सेम रहेगी। तब क्या होगा,
तो बच्चों इसका जवाब है रिमेनिंग सेम रहेगी। यानी फिर भले एक चार्ज यहां पर भी आ जाए, अब एक चार्ज जैसे यहां पर आ गया दैट इज Q4, अब उसने इस तरफ से इसको इस तरफ फोर्स लगाया कितने न्यूटन का, 30 न्यूटन का। अब जब 30 न्यूटन का फोर्स लगाया तब इन दोनों के बीच में ये जो 100 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा था, क्या इस फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, बढ़ेगी, चेंज होगी? तो बच्चों अभी भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी। फिर एक चार्ज भले यहां आ जाए, ठीक है, ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कितने के न्यूटन से, 30 न्यूटन से, ये इसको रिपेल कर रहा है कितने न्यूटन से, 40 न्यूटन से, तब भी इन दोनों के फोर्सेस के बीच की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 100 न्यूटन की। इन दोनों फोर्सेस के वैल्यू जो होगी 30 न्यूटन है, तो हमेशा ही 30 न्यूटन रहेगी। इन दोनों के बीच में फोर्स है 40 न्यूटन का, तो 40 न्यूटन ही रहेगा। यानी क्या हो रहा है कि किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जितना फोर्स स्टार्टिंग में था उतना ही फोर्स किसी और चार्ज के आ जाने या चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भले कोई चार्ज यहाँ बीच में ही क्यों ना आ जाए। अब एक ऐसा चार्ज था Q5 जो यहाँ पर आ गया, इन दोनों के बीच में आके बैठ गया, तब भी Q1 Q2 के बीच का फोर्स 100 न्यूटन का ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से जानना है, और यही बात किसको रिप्रेजेंट करती है, सुपरपोजिशन को। लेकिन अब यहां पर बार बार मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों के बीच का फोर्स 100 न्यूटन ही रहेगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, ठीक है, एक दूसरा मैं आप लोगों के सामने एक लाइन बना के रिप्रेजेंट करके बताता हूं। ये चार्ज था Q1, अब ये चार्ज था Q2। इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो सही बात है, दोनों के बीच में 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा, कोई आए चले जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ अकेले चार्ज की बात करूं तो अभी ये अकेला चार्ज कौन सा फोर्स का, अगर मान लो ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या महसूस कर रहा है, ये अकेला चार्ज क्या महसूस कर रहा है कि Q2 उसको इस तरफ धका रहा है, ठीक है। और एक चार्ज मेरे पास यहां पर आ गया, ठीक है, अब ये यहां पर आ गया, दैट इज Q3, और ये इसने इसको इस तरफ फिर से धकाया, कितने न्यूटन के फोर्स से, 20 न्यूटन के फोर्स से। तो इसके ऊपर इस बार नेट चार्ज या नेट फोर्स हमें कितना, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। क्यों, पहले जब कोई ये नहीं था तो ये कितने फोर्स का, तो उसको 100 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा था अपने ऊपर, मतलब वो सामने वाला उसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। एक और आया तो उसने 20 न्यूटन का, तो इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स अब ये कितने का महसूस करेगा, तो वो 100 न्यूटन का 120 न्यूटन का फोर्स महसूस करेगा। इतनी बात समझ में आई। अब 120 न्यूटन का फोर्स क्या करेगा, महसूस करेगा, और तीसरा फोर्स और आ गया, ठीक है, एक और चार्ज आ गया जो इस तरफ था, इसने इसको इस तरफ कर दिया। तो हमको इसके ऊपर इस Q1 की वजह से जितने फोर्सेस होंगे वो सारे फोर्सेस को हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा। लेकिन दो के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो हमेशा उतना ही लगेगा, लेकिन एक इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर किसी दूसरे या तीसरे चार्ज आने से फर्क पड़ेगा, उसके फोर्स के ऊपर फर्क पड़ेगा। लेकिन दो चार्जेस के बीच में, उन दोनों के बीच में पैरिंग हुई जो भी उनका फोर्स लगा, वो फोर्स तो हमेशा सेम रहेगा, आने या जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो यही प्रिंसिपल जो है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों सभी को समझ में आया होगा। चलिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम को थोड़ा सा और डिटेलिंग में समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या है, द फोर्स बिटवीन टू, ठीक है, तो द फोर्स बिटवीन टू, यहां पर एक वर्ड को जरूर समझिएगा, टू चार्जेस। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट फॉर एनी अदर चार्जेस, यानी दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो तीसरे चार्जेस के से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन अगली लाइन समझिएगा, तो फोर्स ऑन अ चार्ज, यानी यहां पर ए चार्ज भी लिख सकते हैं या सिंगल चार्ज भी लिख सकते हैं, इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस अराउंड इट। उन सारे चार्जेस को हमको देखना पड़ेगा जो उस सिंगल चार्ज के चारों तरफ है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए, इसका एक सिंपल सा हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि फोर्स, हम पहले चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इस तरीके से, एक ये फर्स्ट चार्ज है, ठीक है, Q1, और इसके पास बहुत सारे ढेर सारे चार्जेस है।
तो इसके ऊपर नेट चार्ज का इफेक्ट हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो वो कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो वो फॉर्मूला होगा, तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सबके पास से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, मैं इसलिए इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। आगे समझिएगा। तो बाकी का हम क्या लिखेंगे, तो Q1 Q2, ठीक है, दूसरे चार्जेस की वजह से डिवाइड बाय, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर अब समझने वाली बात है, तो यहाँ पर हमको मॉड लिखना है, मॉड, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 1 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर वेक्टर क्या लगाएंगे, 1 - 2, एक इस तरीके से, ठीक है, समझ पा रहे हो। या फिर इसी को हम फर्स्ट नोटिफिकेशन से मैं आपको शो करके बताता हूँ, वो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस लिखना है किसके किसके बीच में, 1 2 वाली का क्यूब, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनिट मतलब वेक्टर 1 2, फिर प्लस यहाँ पर क्या है, Q1 Q3 थर्ड चार्ज जो अगला अदर चार्ज है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, R13 का क्यूब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R13 वेक्टर। फिर इसी तरह से प्लस, इसी तरीके से हम आगे करते जाएंगे, और यही क्या देगा हमको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी एक फोर्स के ऊपर, मतलब एक चार्ज के ऊपर हमको अगर फोर्स देखना है कि नेट फोर्स कितना हो रहा है, तो हमको इस पूरे वेक्टर एडिशन से जाना पड़ेगा। यानी फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू F1 के ऊपर लगने वाला फोर्स 2 की वजह से, फिर प्लस फोर्स ऑन 1 बाय थर्ड चार्ज, फिर फोर्स ऑन 1, ठीक है, ये F लिखा है, फोर्स ऑन 1, ठीक है, यानी फोर्स ऑन 1 बाय फोर्थ चार्ज, और इस तरीके से चलते जाएगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो अब हम अगली क्लास जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, वो इसी फोर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से हमारे बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीबीएसई एग्जाम्स में, इसके आपके फाइनल एग्जाम्स में किस तरीके से इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ ही साथ में नीट लेवल तक के किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप आईआईटी करना चाहते हो, नीट लेवल की तैयारी, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस होंगे, तो वो मैं अगली क्लास आप लोगों के लिए इस सुपरपोजिशन और कूलॉम्स फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को आज की क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और हाँ, आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, कहाँ आप लोगों को दिक्कत आ रही है, उस चीज़ को भी मैं आप लोगों से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।